वेलकम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का काम करते हैं, हम जान तो लें कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। जब हम टाइप्स को जान लेंगे कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का काम कितने टाइप्स के अकाउंटिंग में किया जा सकता है, तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी इस फील्ड में। तो आइए आज हम इसको प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे और लाइन टू लाइन सारी चीज़ों को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में फर्स्ट हेडिंग आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो पहला जो आपको बताया जा रहा है, इसका जो स्वरूप है वो, इसका जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के। यानी पहला टाइप्स, फर्स्ट टाइप आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गया। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, तो ये एक अकाउंटेंसी की सबसे पुरानी ब्रांच, अगर हम ब्रांच की बात करें तो ये सबसे पुरानी ब्रांच होती है अकाउंटेंसी की, ठीक है ना। इसके अंदर किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, फाइनेंशियल जितने भी नेचर्स के, जितने भी फाइनेंशियल नेचर होते हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसमें हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी सही रेपुटेशन मार्केट में क्या है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, ये भी चीज़ हमको फाइनेंशियल अकाउंट से पता चलता है। और एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ब्रांच है अकाउंटेंसी की। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, लागत लेखांकन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लागत लेखांकन। तो अगर हम कॉस्ट की बात कर लें तो देखिए, लागत लेखांकन में क्या होता है, ये जो होता है ये अकाउंटिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्ट वगैरह जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहाँ से रिलेटेड होता है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कोई सामान जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर रियल क्या खर्चे आ रहे हैं, और फिर उस खर्चों में प्रॉफिट को ऐड करके हमें मार्केट में कितने में सोल्ड करना। जब तक आपको अपने सामान की कॉस्ट नहीं पता होगी कि आपने कोई भी गुड्स कितने में बना के तैयार किया, तब तक आप उसकी सेलिंग प्राइस कैसे रख सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना होता है। ये भी एक ब्रांच है अकाउंटिंग का, और इसको पढ़ने से हमें जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं, जो भी लेबर चार्ज वगैरह लगते हैं, तो रियल में एक सामान कितने में बन के तैयार हुआ है गुड्स, फिर मार्केट में उस एक 1 पीस गुड की क्या कीमत रखी जाए, इस चीज़ को हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जानते हैं। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स और फिर लेबर चार्ज वगैरह भी कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड करके हम इसके कॉस्ट को, यानी गुड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, 3rd नंबर। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, जिसको हम प्रबंधकीय लेखांकन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये सबसे कौन सी ब्रांच है, सबसे मॉडर्न ब्रांच है, ये आधुनिक समय में आई हुई है, ठीक है ना। जब भी कभी कोई भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है, तब उस समय प्रबंधकीय लेखा यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा जाता है। ओके, जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे संबंधित कोई चीज़ हुआ, बजट से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ, रेशियो से रिलेटेड कोई चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स अकाउंटिंग की। तो देखिए बच्चों, टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन क्या होता है, तो टैक्स अकाउंटिंग ये होता है जो भारत हुआ या फिर कोई भी देश ले लीजिए जहाँ पे सरकारी कामकाज किए जाते हैं, तो कई प्रकार से वहाँ पर टैक्स चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, उसके बाद और भी बहुत तरह के टैक्स हैं। तो इन टैक्सों को जहाँ पे हम रखते हैं, जहाँ पे इसका अनुमान लगाते हैं और टैक्स के व्यवस्थाओं को हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, वहाँ पे जो भी लेखांकन का काम किया जाता है उसको हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टैक्स अकाउंटिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग की। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है,
देखिए बच्चों, गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर आपके नगर निगम है, जिला बोर्ड पंचायत है, जिला बोर्ड पंचायत है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग के काम जो कि गवर्नमेंट के ज़रूरत के लिए किए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहलाते हैं। क्यों भाई, गवर्नमेंट भी तो अकाउंटिंग तैयार करता है, तभी तो वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हर चीज़ों को क्लियर कर सकता है, तो वहाँ भी तो अकाउंटिंग का काम होता है। लोकल बॉडीज़ हुई, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों में भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच होता है। अब हम सोशल अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सोशल अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र है, किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से सीरियल से करने के लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी नेशन के एक्टिविटी को, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को वो सीरियल वे में, सीरियल से पुटअप करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे कई भागों में उसको हम बांट देते हैं, कई वर्गों में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और जब भी कभी सोशल चेंजिंग होती है तो ये भी साथ ही साथ चेंज होते रहते हैं, और ये सोशल अकाउंटिंग कहलाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखिए, मानव संसाधन लेखांकन, HR की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है मानव संसाधन लेखांकन? किसी भी उपक्रम की स्थिरता, विकास और लाभदायकता सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी फर्म की प्रॉफिट को सुनिश्चित करने के लिए, फिक्स करने के लिए, उसकी संपत्ति से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई घटक नहीं होता है। ओके, इसीलिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो कि ह्यूमन बॉडी से बढ़ के हो। मानव संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है, तो जो भी कैपिटल होती है, जो भी मशीन वगैरह होती है, वो जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, सब उपलब्ध हो आपके पास, बट आपके पास लेबर ही ना हो, हड़ताल हो जाता है। लेबर कब नहीं होंगे? जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो हड़ताल कर देंगे, सारी कंपनी से लेबर चले जाएंगे, हड़ताल हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या होगा वहाँ पे? इस प्रकार ऐसे जो भी पेशेवर होते हैं, जो भी ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर हो गए, डॉक्टरों की क्लिनिक हो गई, वकील हो गए, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इन लोगों का जो भी चीज़ें फर्म के लिए ज़रूरी होती हैं, ये लोग जीवन शक्ति होते हैं एक फर्म के लिए। इन मानव संपत्ति पर ही हमारी फर्म क्या होती है, निर्भर होती है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण संपत्ति का लेखांकन या मूल्यांकन आर्थिक चिट्ठे में किसी भी प्रकार ना किया जाए, अगर मान लीजिए कि दो फर्म के इकोनॉमिक एक्टिविटियों को केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर लिख दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, इस कमी को दूर करने के लिए एक अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक नए अकाउंटिंग को जन्म देते हैं। जैसे कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की बात कर ले, तो ये मानव संसाधन लेखांकन समिति के अनुसार मानव संसाधन लेखांकन मानव साधनों को पहचानने, इनके आंकड़ों को मापने और इस सूचना को संबंधित पक्षों तक पहुंचाने का काम HR डिपार्टमेंट करता है। एक लाइन में अगर हम बात करें तो ठीक है। तो यहाँ HR बता रहा है कि जो भी काम होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी कौन है, ह्यूमन बॉडी है। ये भी एक संपत्ति है, अगर ये ह्यूमन बॉडी ना हो तो फर्म का कोई भी काम हो नहीं पाएगा। ओके, तो ये HR अकाउंटिंग का, यहाँ पे हम HR अकाउंटिंग में यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं। आइए अब हम सिस्टम्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा पुस्तपालन है यानी बुक कीपिंग है, और जो भी हमारे अकाउंटिंग है, उसके क्या सिस्टम्स हैं, उसकी क्या प्रणालियाँ या क्या पद्धतियाँ होती हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ किसकी बात की जा रही है, इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की बात की जा रही है। तो ये सबसे पुरानी अगर बात करें तो सबसे ये ओल्डेस्ट सिस्टम है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की। तो ये सबसे पुरानी सिस्टम है किसकी, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की सबसे पुरानी सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और ये क्या होती है, ये डबल एंट्री सिस्टम बेस पे काम करती है, और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी, उर्दू, गुजराती, बंगाली आदि लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपेंसिव सिस्टम
बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की ये बुक बहुत ही कम ईजी खर्चीली सिस्टम है। ओके, तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली पद्धति। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, रोकड़ प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर केवल कैश ट्रांजेक्शन, कैश लेन देन का ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उधार को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उधार लेन देन का जो लेखा होता है, जो भी इसकी रिकॉर्ड्स होती हैं, हम उसको जब वो कैश में पेमेंट मिल जाता है तभी चढ़ाते हैं। अदरवाइज अगर जब तक वो क्रेडिट पे होता है हम कैश प्रणाली में, कैश सिस्टम में उसको नहीं लिखते हैं। ओके, फिर जब लास्ट एंडिंग आता है तो हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके तैयार कर लेते हैं। और इससे जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हुए रहते हैं सबकी जानकारी, समस्त जो भी लेन देन नगद में हुए रहते हैं उसकी जानकारी बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये आपका कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हो गया। याद रखेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स को तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि उसका पेमेंट कैश में ना हो जाए। अब बात कर लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरे लेखे प्रणाली की, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखिए इस प्रणाली को हम इनकम्प्लीट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो हम लेन देन करते हैं उसको जो रिकॉर्ड करते हैं उसको जो डबल एंट्री में, दोहरा लेखा में लिखते हैं, उसको ये पूरा नहीं करता है, ठीक है ना, दोहरा लेखा पूरा इसमें नहीं होता है। और कुछ लेन देन का लेखा केवल एक ही स्थान पर किया जाता है, तो कुछ लेन देनों को दोनों स्थान पर लिख दिया जाता है। और इसके जो हिसाब होते हैं, जो इसकी बुक होती है वो इनकम्प्लीट होती है। कुछ लेन देन को 1 प्लेस पे लिखा जाए, कुछ लेन देन को 2 प्लेस पे लिखा जाए। तो ये कैसा रिकॉर्ड है, कैसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम की जगह नहीं ले सकती है। इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था, अपने आप में अधूरा था। तो फिर कौन सा सिस्टम सामने आया, डबल एंट्री सिस्टम। इसको किसने दिया, लुकास पेसियोली ने, ठीक है ना, जनक थे इसके, फादर थे लुकास पेसियोली। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। अब हम बात कर लेते हैं किसके, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये वही डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों जिसपे हम और आप अपने अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं। सारा का सारा अकाउंटेंसी जो हम पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम को अगर हम देख लें तो इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डेबिट और क्रेडिट का। ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड माना जाता है और इसका जन्म इटली में हुआ था। आपको पता है कि जो लुकास पेसियोली थे वो इटली के थे और उन्होंने ही अपने एक बुक के थ्रू डबल एंट्री सिस्टम को बताया था। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके 2 साइड होते हैं, उनके दो पक्ष होते हैं। लेन देन हमेशा 2 ही पक्ष में होता है, एक देने वाला एक लेने वाला, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो अगर 2 साइड नहीं होंगे तो कोई ट्रांजेक्शन आपका वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस हम सामने ले आते हैं, तो वो सारे कुछ जो भी हम पढ़ते हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। और आगे हम इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम का। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।